हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चनों की, जो कि होंगे उत्तराखंड से संबंधित, आगामी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप इसमें 30 में से अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो हर रोज़ आती है। कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तो इसलिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। और नोटिफिकेशन नहीं आए तो तब भी आप दोस्तों, वीडियो हर रोज़ अपलोड होती है तब आप चैनल पर आकर चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा आज का पहला प्रश्न और एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत, शोभन सिंह जीना, मोहन सिंह मेहता या फिर विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। तो प्रेम सभा की स्थापना दोस्तों, इसका सही उत्तर आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत, इनके द्वारा की गई थी प्रेम सभा की स्थापना। और इस एग्जाम में आया हुआ है 2017 के समाज कल्याण अधिकारी, और भी पहले किसी एग्जाम में जरूर आया होगा। दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत, दोस्तों इनके बारे में बात करें, इनका जो जन्म हुआ था, क्योंकि जन्म एग्जाम में पूछ लिया गया है, किसी का भी पूछा जा सकता है जन्म, तो जन्म हुआ था इनका 10 सितंबर 1887 को। वैसे जो इनका जो असली वाला जन्मदिन है वो अलग है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो एग्ज़ाम में आया था 10 सितंबर 1887 वाला ये जन्मदिन है। और इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना तो की थी दोस्तों, कब की थी? 1914 में। 1914 में की थी। और कहाँ की थी ये? काशीपुर में। काशीपुर में की थी। और नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसके एक छोटे रूप में काशीपुर में की थी प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने। और मैंने अभी आपको बताया कि 1887 में इनका जन्म हुआ। अब 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की भी स्थापना की थी। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में, हैप्पी क्लब। अब आप सोचिए, 1887, 3, 90 और 100 हो गए, 10, 13, 3, 16 साल में इन्होंने जो है कि हैप्पी क्लब की भी स्थापना की थी। आप सोच सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न मिला है इनको, एकमात्र हैं जो कि हमारे राज्य से जिनको भारत रत्न मिला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी इनके बारे में बहुत कुछ है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि श्रीदेव सुमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ पर आपके सामने एक तरफ जनपद दिए हैं और डेट भी दी हुई है। सभी 1916 है, मई जून में ही थोड़ा है, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो एग्जाम में भी इस तरह से होता है। 25 मई 1916 टिहरी। तब जिन लोगों को टिहरी पता है उनके लिए तो 2 ही ऑप्शन बच गए, बाकी जिनको अल्मोड़ा चंपावत ये सब जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उनके लिए 4 ऑप्शन एक ही जैसे हैं। अगर आपने टिहरी पता है आपको तो 2 ऑप्शन आप बिल्कुल काट दीजिए, हालांकि 1916 ही है। 25 मई 1916 या फिर 10 मई 1916। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 मई 1916 श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में, टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ था। इनसे दोस्तों याद करना, जन्म और जिस दिन शहीद हुए थे दोनों 25 तारीख हैं। एक 25 मई है और एक 25 जुलाई है। दोनों याद रखेगा, दोनों एग्जाम में आएंगी। 25 जुलाई 1944 को दोस्तों 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद, कितने दिन? 84 दिन। ये भी एग्जाम में आ चुका है, 84 दिन, ये भी याद रखेगा। 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे, तभी अमर शहीद श्रीदेव सुमन इनको कहा जाता है। यह आप याद रखेगा, 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। तो ये सब आपको इनसे संबंधित दोस्तों फैक्ट याद रखने हैं। और इनके बारे में बहुत कुछ है, जैसे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो कि 23 जनवरी 1939 को हुई थी, ये आपको याद रखना है देहरादून में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है मिलाने वाला प्रश्न, और इस तरह के क्वेश्चन आपको यूके वीडियो यानी कि जो वीडियो का एग्जाम आता है इसमें भी आया हुआ है। और निश्चित रूप से आपको ये एग्जाम में इस तरह के कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। और भी इससे आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तरफ ग्लेशियर दिए और एक तरफ दिए नदियाँ। खतलिंग, खतलिंग दोस्तों आपको, खतलिंग कहाँ? भिलंगना, भिलंगना टिहरी में, भिलंगना नदी का उद्गम है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी। नामिक दोस्तों, नामिक जो है नामिक पिथौरागढ़ में हो जाएगा, नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है पिथौरागढ़ में, ये आपको नामिक हो जाएगा। पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा नामिक नदी उद्गम है। जोहार घाटी, बैजनाथ, गोमती। अब जोहार घाटी के लोग ट्रेल पास, ये जोहार घाटी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जोहर घाटी वाला, ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बैजनाथ ये देखिए गोमती में जाएगा और जोहार घाटी ट्रेल पास। अब ट्रेल पास दोस्तों
ये बागेश्वर भी है और पिथौरागढ़ को यहाँ को, तो अब इसलिए जौहर घाटी ट्रेल पास। और इस ट्रेल दर्रे की खोज ट्रेल महोदय की द्वारा की गई थी 1830 में। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन का इसमें कुछ नहीं, याद नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन करके क्या करोगे याद करके, ये याद रखना आपको। एक फिर खतलिंग, भिलंगना, नामिक, पूर्वी रामगंगा, जौहर घाटी ट्रेल पास और बैजनाथ गोमती, ये आप याद रखिए। बाकी ये ऑप्शन आपके कुछ काम नहीं आएंगे, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध ताल कहाँ स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई ताल आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा, ये आप याद रखेंगे। पर्वत, ताल, ग्लेशियर, ये सब कुछ अनसुने जैसे सीधे एग्जाम में मिलते हैं और कहीं नहीं, तो इसलिए आपको याद करने होंगे, सोर्स जुटाने होंगे। चंपावत जिले में, पौड़ी जिले में, पिथौरागढ़ जिले में या फिर उत्तरकाशी जिले में। हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया गया था क्योंकि चमोली और पौड़ी दोनों थे, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी में। शायद पौड़ी ऑप्शन में था, नहीं था, पर पौड़ी में है दुग्धताल, दूधातौली श्रृंखला में है, ये आप याद रखिएगा। जो दूधातौली है वो भी 3 जनपदों में फैली हुई है, ये आप याद रखिएगा। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में दुग्धताल है। उत्तरकाशी में भी दोस्तों बहुत सारे ताल है, जैसे 1-2-3 ताल आपको बता देता हूँ। केदार ताल और 5 कंटी बया ताल, काणा ताल, डोडी ताल। पिथौरागढ़ में महेश्वर ताल, राकस ताल। और चंपावत जिले का जो 2 ताल ज़्यादा पूछे जाते हैं, झिलमिल ताल हो गया और श्यामला ताल, ये 2 ताल चंपावत से अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लखवाड़, टिहरी, कोठार या फिर कालागढ़। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी। टिहरी ऑप्शन नंबर सी। कालागढ़ बाद यह पौड़ी में है और रामगंगा पर है। कोठार कोसी नदी पर अल्मोड़ा में है। लखवाड़ यमुना नदी पर है। सीधे सीधे पूछ लिया गया कि लखवाड़ किस नदी पर है पटवारी के एग्जाम में। टिहरी तो खैर आता ही आता है हर रोज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहाड़ का प्रेमचंद्र नाम से किसे जाना जाता है। पहाड़ का प्रेमचंद्र। अब प्रेमचंद्र के बारे में आपने जाना ही होगा क्योंकि प्रेमचंद्र हमारे सिलेबस में भी है, तो हिंदी की वीडियो में मैं प्रेमचंद्र के बारे में आपको बताऊंगा। पहाड़ का प्रेमचंद्र नाम से किसे जाना जाता है। लीलाधर जगुड़ी को, शेखर जोशी को, हर्षदेव जोशी को या फिर विद्यासागर नौटियाल को। दोस्तों इसका सही उत्तर है, आपने बिल्कुल सही सोचा है, विद्यासागर नौटियाल को जाना जाता है पहाड़ का प्रेमचंद्र के रूप में। ये दोस्तों इन्होंने कुछ जो उसे बहुत सी चीज़ें लिखी है, तो इन्होंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे और भी बहुत सारी रचनाएं, यमुना के बागी बेटे, ये आप याद रखिएगा। और हर्षदेव जोशी दोस्तों इनको कहा जाता है कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का अलवारिक। कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का अलवारिक। शेखर जोशी से दोस्तों अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं, मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, राजेश जोशी, इनसे प्रश्न। दाजू ये भी पूछा गया था, दाजू, कोशिका घटवार, ये सब अल्मोड़ा से संबंधित हैं। लीलाधर जगुड़ी दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इनसे भी एग्जाम में आते रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इनको दोस्तों 1997 में अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनुभव के आकाश में चांद के लिए। और 2018 में इनको मिला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान, जितने लोग इतने प्रेम के लिए, व्यास सम्मान 2018 में, जितने लोग इतने प्रेम के लिए। अभी भी पूछा जा सकता है, एक बार भी पूछा गया है क्योंकि नया ही है 2018 से, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। पाली, प्राकृत, अरमाइक या फिर संस्कृत। तो आपने बिल्कुल आसानी से उत्तर दे दिया। अब जो लोग संस्कृत करेंगे बिल्कुल आप आसानी से भी कर सकते हैं। ऑप्शन अरमाइक, प्राकृत कहाँ, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये संस्कृत भाषा में लिखे गए, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो अशोक के जो देहरादून वाले हैं, अब वो जैसे वो वाली बुक है कि लूसेंट बुक है, वहाँ पर प्राकृत दिया हुआ है और बाकी जो और बुकों में मिलता है जो हमारे यहाँ की बुक हैं उनमें पाली दिया हुआ है। पर अशोक के समय दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था, तो उनकी जो भाषा थी वो पाली थी, तो इस हिसाब से पाली करेंगे हम लोग, क्योंकि आयोग भी इस तरह का उत्तर दे चुका है। अगला क्वेश्चन है कि द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ध्वज मंदिर दोस्तों, ध्वज मंदिर एक पिथौरागढ़ में भी ध्वज मंदिर, जयंती नौला कुछ इस तरह का पिथौरागढ़ में भी है। द्वाराहाट में ये आपको बताना है कि कौन सा मंदिर है अन्य नाम से जो जाना जाता है। कटारमल मंदिर। अब ये कटार मंदिर दोस्तों द्वाराहाट में तो नहीं है, ये है अल्मोड़ा में कोसी नदी के तट पर। ये ऑप्शन तो आपका इस तरह से कट गया। मणका मंदिर दोस्तों ये भी पिथौरागढ़ में, ये भी सूर्य मंदिर है। मृत्युंजय मंदिर दोस्तों ये अलग हो जाएगा जागेश्वर वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरदेव मंदिर। और गुजरदेव मंदिर दोस्तों यहाँ का ये बड़ा मंदिर है, ये आप याद रखिएगा। गुजरदेव मंदिर जो कि 9वीं शताब्दी में द्वाराहाट में, और द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी, कुमाऊं का खजुराहो और भी बहुत कुछ कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था। दोस्तों ये अनुवाद वाले इस तरह से क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। तो वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। गिरीश तिवारी गिरदा, शिवदत्त सती, ब्रजेंद्र लाल शाह या फिर हरिराम त्रिपाठी। तो ब्रजेंद्र लाल शाह, मोहन उप्रेती ये लग है, ये हटा दीजिए ऑप्शन। तो वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने। हरिराम त्रिपाठी ने, ये जो हैं बेड़ू पाको वाले हैं और हरिराम त्रिपाठी इन्होंने किया था। गिरीश तिवारी गिरदा इनका उपनाम है और शिवदत्त सती भी ये भी लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध है, ये एक योजना है, तो किससे संबंध है ये आपको बताना है। शिक्षा से, खेल शिक्षा से या फिर संगीत शिक्षा से या फिर आयुर्वेदिक शिक्षा से। तो दोस्तों विद्यालय आयुष आ गया, तो आयुष से आप आयुर्वेद की तरफ सीधे आप जा सकते हैं। आयुर्वेदिक शिक्षा से ऑप्शन नंबर डी। ये आप थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। अभी प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे कि कुछ बिना आप थोड़ा बिना कुछ लॉजिक लगा के भी आप कुछ, जरूरी नहीं कि दोस्तों आप सब कुछ जो आप पढ़ के गए हैं वही एग्जाम में आ जाए, हालांकि आता भी ऐसा नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के भी कुछ क्वेश्चन और ज़्यादा भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब की। 10 जनवरी 2012 को, 18 मई 2012 को, 17 अप्रैल 2012 को, या इनमें से कोई नहीं, इनमें ये हो रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 अप्रैल 2012 को। अब इसे याद रखेगा, डोली सेवा 108 योजना। दोस्तों पहले मैं ये बताता हूँ कि इसका उत्तर तो बता दिया कि 17 अप्रैल 2012 है, आपको भी पता है। और 108 के बारे में ये भी आपको बता देता हूँ, ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। 108 दोस्तों ये चली थी 15 मई 2008 को। 15 मई 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय थे हमारे खंडूरी, उनके समय चली थी, उन्होंने शुरुआत की थी। और किसके नाम पर, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। ज़्यादातर योजनाएं आप देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही हैं, दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर ये जो डोली सेवा योजना है, नहीं डोली सेवा योजना 108, तो ये आप याद रखेंगे 108 उस समय, और ये 17 अप्रैल 2012 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहां से कहां तक चलाई जा रही है, ये आपको यहां पर बताना है। हरिद्वार देहरादून। अब नैनी दून, नैनी का मतलब क्या होगा दोस्तों, नैनीताल। अब कोटद्वार पौड़ी में है, हरिद्वार कोटद्वार ये तो अलग की, तो अपने आप ही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नैनी मतलब नैनी दून, नैना देवी मंदिर है, बहुत कुछ, नैनीताल खुद, तो नैनी दून ये हो जाएगा काठगोदाम, क्योंकि नैनीताल तक जाएगी नहीं, काठगोदाम तक ही जाती है जो वहाँ तक, क्योंकि वहाँ से तो नैनीताल कैसे जाएगी फिर। तो यहाँ ये आपको याद रखेंगे नैनी, और ये 2018 में चली थी, अगस्त के टाइम 2018 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी जैसे काठगोदाम में रेल कब आई, 24 अप्रैल 1884, आपको रटा हुआ होना चाहिए। सीधे ऑप्शन देखते सीधे गोला भरना है, या जो ऑफलाइन देंगे ऑनलाइन देंगे। देहरादून में कब आई थी, 1900 में आई थी, और हरिद्वार में 1896 में। अगला क्वेश्चन है कि झाल बिड़ाई दमामो तथा मुरियो क्या है। साल तो पेड़ होता है। राज्य के धार्मिक स्थल, कुमाऊं के वाद्य यंत्र, आभूषण या राज्य की पहाड़ियाँ। तो आपने बिल्कुल आसानी से लगा दिया है तो दोस्तों, क्योंकि आप इसी हमारे कुमाऊनी या गढ़वाली आप होंगे, क्योंकि और आपको अपनी संस्कृति ये सब वैसे भी आप बता सकते हैं, उत्तर एग्जाम में इस तरह से पूछता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें निर्धारित हैं, ये आपको बताना है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की, मैंने शायद विधानसभा बोल दिया था, तो विधानसभा 70 और जो राज्यसभा हो जाएंगी वो 3, लोकसभा की हो जाएंगी 5। लोकसभा की 5 हैं, राज्यसभा की 3 है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालयन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। अब दोस्तों किसने की थी, कब हुई थी, कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा गया और अब भी पूछा जा सकता है। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, 1990 में, 1989 में, 1981 में, 1971 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। 1989 में। कहाँ है दोस्तों, ये जॉली ग्रांट देहरादून में है। और स्थापना किसके द्वारा की थी, स्वामी राम के द्वारा। स्वामी राम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
और हिमालय इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल ट्रस्ट है, ये दोस्तों उत्तराखंड का या फिर राज्य का कहें प्रथम मेडिकल कॉलेज है, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है, ये आप याद रखिएगा। और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था कब, 2007 में, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है जैसे FRI को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया 1991 में, जैसे पतंजलि विश्वविद्यालय उसको कब दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है साक्षरता से, इसी तरह से जनगणना से, इसी तरह से क्षेत्रफल से, इसी तरह से राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्रफल घटते क्रम। अगले क्वेश्चन में हम इस तरह से देखते रहेंगे हर रोज किसी न किसी। तो उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया था, साक्षरता क्रम में, क्योंकि आपने जो टॉप जिले पढ़े होंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि साक्षरता देहरादून, नैनीताल, ये सब, तो वो आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो आपने टॉप पहले के पढ़े थे तो वो सब यहाँ पर इनके हिसाब से आपको बताना होगा। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर या फिर हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर। तो दोस्तों इसको आरोही क्रम में हमने सजाना है, यानी कि हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे कम दोस्तों इनमें बात करें उत्तरकाशी नहीं, सबसे कम यहाँ पर हरिद्वार आप आसानी से पहचान सकते हैं। बाकी हरिद्वार देखिए और उत्तरकाशी, उसके बाद फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। तो बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से हम चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आप याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। बाकी अगली बार इस तरह से आए ना आए, पर अलग तरीके से भी आ सकता है। तो अगर साक्षरता प्रतिशत आरोही क्रम, अगर उधम सिंह नगर पहले होता तो उधम सिंह नगर भी हम कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन है नहीं, तो इस तरह से हम करेंगे। बाकी आयोग बदल के देता है इस तरह के। आप लोग दोस्तों चाहे जनगणना से प्रश्न आए या फिर कुछ भी आए इस तरह से, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता, ये भी सब दोस्तों आप कोशिश करना कि 2011 ही वाला ही याद करके आपका चयन हो जाए इस साल, क्योंकि फिर जब फिर 21 का आएगा फिर वो याद, तब तक कौन रुके, तब तक आप इसी साल अपना कोशिश करना कि इसी जनगणना को पढ़ के आपका चयन हो जाए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आप वैसे पढ़ सकते हैं, बाकी जो आगे को तैयारी करेंगे और चीज़ करेंगे, बाकी तब तक फर्स्ट जॉब आप यहीं ले लीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में, और भागीरथी जो है टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में, और रूपकुंड बागेश्वर। अब दोस्तों रूपकुंड को देखते आप लोग अपने आप ही समझ गए होंगे, रूपकुंड, नरकंकाली ताल, रहस्यमयी झील, मिस्ट्री लेक, ये हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में, चमोली में। तो यही हो गया हमारा जो सुमेलित नहीं है। बाकी जो खतलिंग ग्लेशियर है, भिलंगना नदी का उद्गम अभी भी आया था, टिहरी गढ़वाल में ही है। भागीरथी नदी टिहरी, भागीरथी, भिलंगना। दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में, 3 जनपदों में फैला हुआ है, ये भी स्टार्टिंग में आया हुआ था। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब दोस्तों जो लोग पहले का रटते हैं, जैसे नंदा देवी पूर्वी इतनी है, कामेट 77-56, उसके बाद नंदा देवी पश्चिम 78-17, फिर कामेट, फिर उसके बाद नंदा देवी पूर्वी 74-34, वो सब यहाँ पर सपना चूर हो गया। सब आपको नीचे तक भी जितने परीक्षावाणी में दिए हुए नीचे तक भी सब याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तभी ये देखिए सीधे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, नंदा घुंगटी, नंदाकोट और पंचाचूलिया फिर हरदेवल। पंचाचूलिया आपने पढ़ा हुआ है, 6904 है इसकी ऊंचाई, और ये भी नहीं है, इसका सही उत्तर ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है हरदेवल। ये कहाँ है दोस्तों? ये है पिथौरागढ़ में, ये पिथौरागढ़ में है। पंचाचूली पिथौरागढ़ में, ऊंचाई बताई दी मैंने 6904, ये आपको भी पता होगा, इसे भी याद रखेगा। हरदेवल की जो ऊंचाई दोस्तों 71-51 है, 71-51 मीटर है, क्योंकि सबसे ऊंचा पूछा है इनमें से, तो सबसे ऊंचा दोस्तों 71-51 मीटर है। नंदा घुंगटी ये हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में है, और नंदाकोट भी चमोली में। नंदाकोट चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। हाँ, नंदाकोट जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। नंदाकोट की जो ऊंचाई दोस्तों वो है 68 है, और नंदा घुंगटी की 6300 मीटर के आसपास है। नंदा घुंगटी की 6300 के मीटर के आसपास है, ये भी चमोली में। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ये भी दोस्तों किसी एग्जाम में पूछा गया था, टिहरी, पौड़ी, चमोली या फिर पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो खिरसू दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी, जो इस यहाँ से होंगे उनके लिए बिल्कुल आसान है। खिरसू पौड़ी में है, बताया जाता है कि काफ़ी मतलब अच्छा इलाका है, शांत, बिल्कुल पर्यटन और काफ़ी अच्छी जगह है खिरसू, तो पौड़ी में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं,
इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह से जैसे माड़ा क्या है, दर्रा है, नदी है, इस तरह के जैसे ब्रह्म कमल पाए जाते हैं कहाँ, नदी, झील, तालाब, चट्टान, और भी इस तरह के क्वेश्चन जैसे चौफुला क्या है, नृत्य है, तहसील है, जुआरी क्या है, नदी है, ये है, उस तरह से शायद जुआरी नदी है। तो इस तरह के कुछ भी एग्जामिनर आयोग पूछता है एक आध नंबर के लिए, थोड़ा सा लॉजिक के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तालाबों पर, चट्टानों पर, नदी किनारे या फिर झीलों में। तो ब्रह्म कमल दोस्तों चट्टानों पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और ब्रह्म कमल दोस्तों ये महाभारत के वन पर्व में भी इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है, उस समय भी सौगंधित पुष्प महाभारत के जो वन पर्व है उसमें। और जो हमारा केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम में भी, केदारनाथ मंदिर में भी इसकी पूजा होती है, इसको चढ़ाते हैं वहाँ। और केदारनाथ जो भगवान शिव की पूजा होती है तो वहाँ भी। और ब्रह्म कमल दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाएगा एक केदारनाथ वैली में, और फूलू की घाटी में भी आपको मिल जाएगा ब्रह्म कमल, और एक पिंडारी के आसपास भी ये मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। अब दोस्तों ये बहुत तो ऐसे पुराना क्वेश्चन हो गया है, पर फिर भी आया है तो इसको हम देख लेंगे, क्या पता अभी भी बन सकता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने उत्तराखंड बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ये भी मुश्किल ही है। भोटिया, बोक्सा, राजी या फिर जौनसारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोटिया जनजाति, और आसान था ये 1962 से पूर्व। उससे पहले दोस्तों जैसे नीति दर्रा है, और जैसे नीति दर्रा है, माड़ा दर्रा है, और जैसे दारमा दर्रा है, इनके माध्यम से तिब्बत से 1962 से पहले तक जो चीन के साथ है। अब तो खैर जो तिब्बत है वो चीन के कब्जे में है तब से, तो फिर उससे पहले होता था ये व्यापार। तो भोटिया है। और भोटिया जनजाति दोस्तों जो महान हिमालय है इसकी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति भी इसको कहा जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा। राजी भी पिथौरागढ़ में रहते हैं, जौनसार बाबर क्षेत्र दून में, और बोक्सा उधम सिंह नगर और नैनीताल के क्षेत्रों में मिल जाएंगे। ये सबसे पहले बोक्साड़ में जो बनबसा है वहाँ आए थे। अगला क्वेश्चन है, माना दर्रा स्थित है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े एग्जामों में, चाहे आप जो वीडियो है इससे पिछले तक भी पूछा जाता था। माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, आपको भली बात ही पता है। माना जैसे वो परीक्षाओं में देखा है, नीति, किंगरी, बिंगरी, माड़ा, डुंगरीला, बालचा, घाटर लिया, कोई भ्यूडार, और भी बहुत कुछ। तो ये सभी हैं कहाँ, चमोली में, और चमोली और तिब्बत के बीच में। ये आप याद रखेंगे, वो उत्तराखंड, पर आपको कहाँ है ये सब पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में सिक्कू का पवित्र तीर्थ स्थल मीठा रीठा साहब स्थित है? ये आपको बताना है। चंपावत, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर। तो मीठा रीठा साहब दोस्तों ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में, सॉरी उधम सिंह नगर नहीं, ये हो जाएगा चंपावत में। चंपावत ऑप्शन नंबर ए। और मीठा जो रीठा है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमाराजिनेटिस, ये आप याद रखिएगा। और जो मीठा रीठा साहिब है ये लधिया और राटिया नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन है, कपकोट किस जनपद में स्थित है? और सामा तहसील किस जनपद की उप तहसील है? ये भी आप जानेंगे। तो सामा तहसील दोस्तों जहाँ कपकोट है वहीं है, तो ये बागेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सामा उप तहसील है, ये एग्जाम में आया हुआ था प्रश्न। और कपकोट दोस्तों बागेश्वर में, ये जो कपकोट है ये विधानसभा क्षेत्र भी है, और कपकोट तहसील भी है, और कपकोट विकासखंड यानी कि ब्लॉक भी है। तो तीनों है कपकोट। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बागेश्वर में 2 ही हैं, एक तो खुद कपकोट हो गया और एक खुद बागेश्वर, तो 2 ही हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कपकोट बागेश्वर में है, मूनाकोट पिथौरागढ़ में है। ये भी आया था कि मूनाकोट तहसील या मूनाकोट ब्लॉक इस तरह से बना था कि इस जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति पीसी वर्मा, और ये शायद तीसरे नंबर के थे। न्यायमूर्ति एसपी जैन, न्यायमूर्ति एमसी जैन, या फिर न्यायमूर्ति ए देसाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। और हमारा जब दोस्तों राज्य बना था तभी हमारा ये जो है हाईकोर्ट भी बन गया था, और ये आप याद रखेंगे। और जो संख्या की बात करें दोस्तों, जो अभी 9 है, और 9 के अलावा रखे गए 2 अतिरिक्त, और इस 9 में जैसे एक मुख्य हो जाएंगे। जो अभी वर्तमान में है वो आपको पता होने चाहिए, राघवेंद्र सिंह चौहान है उनका नाम, राघवेंद्र सिंह चौहान। और पहले थे दोस्तों कौन, अशोक अभयंकर देसाई। और इसके अलावा दोस्तों
जो ये हैं अशोक अभ्यंकर देसाई, ये पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी यही रहे थे। कौन? अशोक अभ्यंकर देसाई। अगला क्वेश्चन है बीपीडीओ, ये आप देखिए, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। यह चमोली जनपद का एक लोक नृत्य है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ये इसमें से गलत बताना आपको, गलत। यह चमोली जनपद का लोक उत्सव है, बिल्कुल सही है। चमोली जनपद के सरोर डूंगरा गांव में ये मनाया जाता है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत श्रेणी में घोषित किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को विश्व प्रसिद्ध करने का श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। और इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता, ढोल का प्रयोग इसमें वर्जित है। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी चमोली का है और ये बताई दिया कि विश्व जो यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानचारी थे। कर्मचारी का वेतन था, दंड था, उपहार था या राजदूत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये राजशाही काल में जो कमीनचारी सयानचारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 कर्मचारियों का वेतन, यह आप याद रखिएगा। दंड उपहार इस तरह का कुछ नहीं, एक तरह का होता था वेतन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त नहीं है? अब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई शायद पूछा भी गया था या ना पूछा गया था, लेकिन आ सकता है। श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन शाह, चांदपुरगढ़ी भानु प्रताप, कनकपाल अल्मोड़ा। अब आप बताओ कि कनकपाल अल्मोड़ा में कहाँ से आ जाएगा? कनकपाल अल्मोड़ा, तो यही हो जाएगा हमारा, सुमेलित नहीं है। बाकी श्रीनगर अजयपाल, टिहरी, श्रीनगर से ये हटाकर अपनी राजधानी टिहरी की थी इन्होंने 28 दिसंबर 1815 को। चांदपुरगढ़ी, यहीं सबसे पहले चांदपुरगढ़ी का शासक जो था भानु प्रताप था, फिर कनकपाल आया था, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई? दोस्तों जनसंख्या से दोस्तों अगर आयोग पूछने में आए तो 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ भी पूछ सकता है। यहाँ से साक्षरता में पूछने आए तो यहीं से पूछ सकता है। अगर जो हमारे संस्थान है उत्तराखंड के संस्थान अगर पूछने में आए तो आयोग 2-3 क्वेश्चन लगातार यहाँ से पूछ सकता है। तो आपको सभी तैयार करके चलने होंगे एग्जाम में। अगर साहित्य से पूछने में आया तो आयोग लगातार 2-3 वहीं से पूछ सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से कितना पूछेगा, कि यहाँ से 1 नंबर का पूछना है, यहाँ से 2 का पूछना है, इस तरह का कुछ नहीं है। पुराने पेपरों के आधार पर ही ये मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई? 1 फरवरी 2005 को, 2 फरवरी 2001 को, 12 फरवरी 2002 को या फिर 6 फरवरी 2003 को? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 फरवरी 2003 को। याद रखेगा, एग्जाम में आ सकता है। 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड, ये 12 फरवरी से याद आ गया, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2001 को। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 12 फरवरी 2001 को। और यहाँ पर है कि स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई? तो 6 फरवरी 2003 को। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, 30वां प्रश्न है। बाकी दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर वो नहीं है, पर कुल मिला के इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप गिनना चाहें तो फिर भी आपको 30 ही मिलेंगे। और 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ ये आप बताइएगा। जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है। रामगढ़, श्रीनगर, रुद्रपुर या फिर काशीपुर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा काशीपुर। काशीपुर, वही काशीपुर का जो गोविसाण, ये आप याद रखिएगा, गोविसाण भी इसका नाम है। और गोविंदगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि काशीपुर में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे। जो प्रेम सभा भी स्टार्टिंग में आई थी वो भी इन्होंने यहीं स्थापना की थी, तो इसलिए इनके कारण कहा जाता है। और काशीपुर की स्थापना ये किसने की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। जो आप दोस्तों अंत तक वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से आप लोग बताइएगा काशीपुर की स्थापना। बाकी सभी लोग बता ही देंगे, उससे भी कल को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिन लोगों को उत्तर नहीं आएगा वो लोग हमारे जो जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छी तैयारी करते हैं, तो काशीपुर की स्थापना जरूर बताइएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।